ईद की सुबह प्रधानमंत्री एल्बनीज और मंत्री बर्क ईद की नमाज के दौरान लकेम्बा मस्जिद गए। मुसलमान अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर करते हैं, जो समझ में आता है। कोई बात नहीं। वे गुस्से में यहूदियों को गैस से मारो के नारे लगाते हैं। जब वे यहूदी रेस्तरां और दुकानों में आग लगाते हैं तो वे गुस्से और परेशानी में होते हैं। चूंकि आप में से कई गोरे लोग यहाँ अपनी पहली भाषा के रूप में अंग्रेजी का दावा करते हैं, तो आपको वास्तव में यह पता होना चाहिए। आपको सच में इसका मतलब जानना चाहिए। मैं अभी अभी पाकिस्तान में अम्मी से मिलकर लौटी हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु पर आपराधिक निष्क्रियता का असर वहाँ गहराई से महसूस किया जाता है। हमें उस वैश्विक दक्षिण के देश को जलवायु मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जलवायु मुआवजा, ये हरामी किसके वफादार है? वो चाहती है कि आम ऑस्ट्रेलियाई परिवार उसके अम्मी को, उसके परिवार के लोगों को पाकिस्तान में जलवायु मुआवजे के तौर पर पैसे दे। ठीक है, सब लोग। मैं जब कहता हूं कि एंथनी एल्बनीजी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। मैं इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं, या सिर्फ एंथनी एल्बनीजी के प्रति अपनी नाराजगी और निराशा नहीं दिखा रहा हूं। यह मेरा निष्पक्ष विश्लेषण है, और यह सिर्फ मेरा नहीं। मैं पीटर कॉस्टेलो को सुन रहा था, जो मेरे हिसाब से आधुनिक समय के सबसे बेहतरीन कोषाध्यक्ष है। उनके कार्यकाल में रहते हुए हमें महसूस नहीं हुआ कि वह सुनहरा दौर था, जब तक वह समय बीत नहीं गया। अब वे ऑस्ट्रेलियाई लोगों को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी के लिए तैयार कर रहे हैं, कम से कम मेरी जिंदगी में। सोचिए, कमान वामपंथी लोगों के पास है। माना जा रहा है कि हमारा खर्च और राष्ट्रीय कर्ज दोनों आसमान छू रहे हैं। 2007 में पीटर कॉस्टेलो के कार्यकाल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के पास अधिशेष था और कोई कर्ज नहीं था। 18 साल आगे बढ़े तो आज हम लगभग $1 ट्रिलियन के कर्ज में हैं। मेरी समझ में वे कह रहे हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा समय है, और हालात को और भी खराब बनाने के लिए हमारे पास ऑस्ट्रेलिया इतिहास के सबसे खराब प्रधानमंत्री हैं जो इस देश को चला रहे हैं। मेरा मतलब है, हम 2010 या 2011 में एंथनी एल्बनीजी जैसे एक खराब प्रधानमंत्री को झेल सकते थे, शायद, लेकिन अब नहीं। यह और भी खराब होता जा रहा है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, सामाजिक रूप से भी। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 5 सालों में केवल आप्रवासन के जरिए अपनी आबादी में 10% की बढ़ोतरी की है। 10%। इसे एक पल के लिए सोचिए, ठीक है? 10%। ये लोग कौन हैं? ये किस तरह के विचार रखते हैं? ये किस तरह की सांस्कृतिक नाराजगियां साथ ला रहे हैं? आप जानते हैं, हिंदुओं और सिखों के बीच खालिस्तानी आंदोलन को लेकर टकराव है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव है। मुसलमानों और यहूदियों के बीच टकराव है। ये लोग आ रहे हैं। आम ऑस्ट्रेलियाई इनसे नहीं जुड़े हैं। एंथनी अल्बनीज भ्रमित करते हैं और कहते हैं कि हम विदेशी शिकायतों का स्वागत कर रहे हैं। हम आपकी कीमत पर इन विदेशी झगड़ों का स्वागत कर रहे हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर ने कहा, अगर हम इन लोगों को नहीं लाएंगे तो तुम्हारा पिछवाड़ा कौन पोंछेगा? मेरा संदेश वन नेशन के मतदाताओं के लिए है। 90 साल की उम्र में आपको खाना खिलाने, नहलाने और सफाई करने वाला कौन होगा? सही है ना? वैसे भी इस कहानी का सबसे बुरा, दुखद और शायद मजेदार हिस्सा यह है कि एंथनी एल्बनीजी किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए कितनी भी कोशिश या खुशामद कर ले, फिर भी उन्हें पसंद नहीं किया जाता। आपने लकेम्बा मस्जिद में उनके साथ क्या हुआ देखा? हाँ। अब कुछ दिन बाद माहिरीन फारूकी, मैं आपको बता दूं, वो पाकिस्तान से आई एक प्रवासी है, ठीक मेरी तरह, लेकिन मुझसे बहुत अलग है। वह एक सेनेटर है। एक प्रवासी के लिए यह बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। वो 30 की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आई थी, जबकि मैं 19 का था। वह 30 साल की थी और वह सीनेट में, मुझे नहीं पता, 10 साल से भी ज्यादा समय से है, कुछ उसी के आसपास। यह कितना बड़ा विशेषाधिकार है। आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र या लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, देश के सबसे ऊंचे सदन सीनेट में, और उसके पास सिर्फ देश की शिकायत करने के सिवा कुछ नहीं है। उसने पहले ऑस्ट्रेलियाई लोगों को तुम गोरे कहा है। चूंकि आप में से कई गोरे लोग यहाँ अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा मानते हैं,
तो आपको असल में पता होना चाहिए। आपको सच में पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। या शायद वो ग्रीन पार्टी की सेनेटर है, शायद डिप्टी लीडर या लीडर भी हो, मुझे नहीं पता, इससे फर्क नहीं पड़ता। अप्रासंगिक। फिर वही ग्रीन और कम्युनिस्ट गठबंधन है। वो हर जगह बार बार वही कर रहे हैं, इसलिए मैं उलझन में था। मुझे नहीं पता, मैंने सोचा वो शायद मार्क्सवादी महिला है, क्योंकि वो आम कट्टरपंथी पाकिस्तानी नहीं, लेकिन इस्लामाबाद से पाकिस्तानी है। आप जानते हैं, पाकिस्तानी मानकों के हिसाब से वो काफी उदार है। फिर भी यहूदी और उपनिवेशवादियों के खिलाफ शिकायतें इतनी जल्द खत्म नहीं होती। एंथोनी एल्बनीज पर उनका क्या कहना है, सुनिए। ईद की सुबह प्रधानमंत्री एल्बनीजी और मंत्री बर्क लकेम्बा मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान मौजूद थे। मुसलमान स्वाभाविक रूप से निराशा और गुस्सा जताते हैं। कोई बात नहीं। जब वे यहूदियों को गैस से मारो के नारे लगाते हैं तो वे गुस्से में होते हैं। वे गुस्से में यहूदी रेस्तरां और दुकानों में आग लगाते हैं। उन्होंने लंदन में 4 यहूदी एम्बुलेंस भी जला दी। खैर, वे गुस्से में हैं। वे कहते हैं, जब इजराइल गजावासियों के खिलाफ नरसंहार कर रहा था तब तुम गुस्सा नहीं थे। कम से कम इन एम्बुलेंसों में कोई यहूदी नहीं था। यही वे बोलते हैं। हमेशा आक्रामकों का बचाव करते हैं, कभी आईने में खुद को नहीं देखते। मैंने कहा था, इसमें मजेदार पहलू है। वह एंथनी एल्बनीजी की ओर इशारा कर रही है, जो इन लोगों की मदद के लिए करदाताओं के करोड़ों रुपए मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ाने में खर्च करते हैं। मुझे अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? मुझे हक है कि 24 घंटे 2 सुरक्षा गार्ड मेरी हिफाजत करे, क्योंकि एक खास समुदाय मेरे जैसे लोगों को धमकाना पसंद करता है। लेकिन नहीं, इन लोगों को करदाताओं के पैसे और ज्यादा सुरक्षा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारे साथ ठीक ही हुआ, एंथनी अल्बनीज। उसने गाजा राज्य को मान्यता दी। उसे हमास से व्यक्तिगत धन्यवाद मिला। हमास ने कहा, बहुत अच्छा किया, आपका बहुत धन्यवाद, आप इतिहास के सही पक्ष में हैं। अगर इतिहास में उनका पक्ष सही पक्ष है तो मैं इतिहास के सही पक्ष में नहीं रहना चाहता। मुस्लिम लोग लेबर सरकार की मिली भगत और गजा में इजराइल के नरसंहार पर उसकी निष्क्रियता से नाराज हैं। देखा, हर चीज को इजराइल के नरसंहार से जोड़ दो। गाजा में नरसंहार हो रहा है, इसलिए आप जानते हैं हम यहां इस तरह बर्ताव कर सकते हैं, हम ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। अगर इस प्रधानमंत्री में हिम्मत होती तो वो खड़े होकर कहते, देखो मैंने तुम्हारे समुदाय के लिए काफी कुछ किया है और तुम लोग फिर भी ऐसा कर रहे हो। जानते हो क्या, तुम सब जाओ भाड़ में। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है दोस्तों, उसके लिए हिम्मत चाहिए। उसने जैसा किया अब उसी का नतीजा भुगत रहा है। सच कहूं तो मैं इसका मजा ले रहा हूं। इन भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय प्रधानमंत्री मस्जिद से जल्दी में निकल गए। प्रधानमंत्री सचमुच अपनी जान बचाकर भागे। क्या आपने देखा, उन लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। हे भगवान, इन लोगों को खुश करना नामुमकिन है। मैं आपको बता रहा हूं, इन लोगों को खुश करना नामुमकिन है। इनका एक सभ्यतागत नजरिया है, ठीक है। ये यहूदियों से नफरत करते हैं, ये इजराइल से नफरत करते हैं और ये पश्चिम से भी नफरत करते हैं। जानते हैं, ये यहूदियों के बाद आपके पीछे भी आएंगे, आम पश्चिमी लोग। यही सभ्यतागत नजरिया है। अब पश्चिम को कहना चाहिए, हमने आपको बराबरी दी थी, लेकिन लगता है ये गलती थी। आपकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। आप चाहते हैं कि इजराइल खत्म हो और यहूदी फिर देश विहीन हो, और आपके अपने इस्लामी विजय के सपने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप ये विचार 1400 सालों से रखते हैं। अब अपने देशों लौटे और युद्ध के मैदान में मिले। हमारी सभ्यता की सोच अलग है। हम आपके समाज चलाने के तरीकों में विश्वास नहीं करते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए हिम्मत वाले नेताओं की जरूरत है। समुदाय की आलोचना अनदेखी की और मीडिया को लोगों के विरोध का गलत कारण बताया। ईद के धार्मिक त्योहार पर प्रधानमंत्री ने अति दक्षिणपंथी दलीलों का सहारा लिया ताकि मस्जिद में अपनी मौजूदगी और मजदूर पार्टी की नरसंहार में मिली भगत को लेकर नाराज लोगों को बदनाम किया जा सके और उन्हें कट्टरता से जोड़ दिया। मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों बोला और मीडिया को गुमराह क्यों किया? असल में उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने बात को हल्का कर दिया। उन्होंने कहा, ओह ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। आप जानते हैं, वहां 30,000 लोग थे।
सिर्फ कुछ लोगों ने मुझे परेशान किया और वे नाखुश हैं क्योंकि हमने उसकी बुटहरी पर प्रतिबंध लगाया। यही उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि वे गुस्से में है क्योंकि मैंने हिज़्ब उत-तहरीर जैसे इस्लामी कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध लगाया। इसी से वे नाराज है। मैंने उन रिपोर्ट्स में से कुछ देखी हैं और वे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। आज सुबह लकेम्बा में 30,000 से भी ज्यादा लोग थे। ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी। मैं आपको मरियम फारूकी के बारे में और बताना चाहता हूं। अगर आप उन्हें खास मानते हैं तो उनके बेटे से नहीं मिले, वो भी कमाल के हैं। ये एक पुराना ट्वीट है। ड्रू पॉवलोव बोले, क्या प्यारा परिवार है। उसने कहा, दफा हो जाओ, देखो ये उसका बेटा है। सफेद लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। हाँ, ये हो रहा है। वे पश्चिम से नफरत करते हैं, वे बस इससे नफरत करते हैं। इन मूर्खों की एक पीढ़ी है जो पश्चिम से उसके उपनिवेशवादी अतीत के कारण नफरत करती है और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करती है। और जब आप पूछते हैं कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को उपनिवेश बनाया था, तो वे कहते हैं, ओ ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल समुदाय उन्हें अपना उपनिवेश बना लिया था। जैसे इन्हें एबोरिजिनल समुदाय की कोई फिक्र है। उन्हें इस्लाम और अपनी सोच के सिवा किसी की परवाह नहीं। यहाँ तक कि कथित मध्यमार्गी मुसलमान भी ऐसा ही है। इसीलिए तय करना मुश्किल है कि अच्छा या बुरा मुसलमान कौन है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि अच्छा मुसलमान किसे कहेंगे और बुरा मुसलमान किसे? हम उसी पर टिके रहेंगे। क्या यह अजीब नहीं है? वे कभी परिभाषा नहीं बताते, लेकिन कुछ गलत होने पर कहते हैं कुछ मुसलमान अच्छे हैं, सब वैसे नहीं हैं। तो वे कौन हैं? अभी ऐसा लगता है कि कट्टरपंथी मुसलमान ट्रिगर दबाता है और अच्छा मुसलमान कहता है, अगर तुम अपने तौर तरीके नहीं बदलोगे, समर्पण नहीं करोगे और हमें ये सब करने नहीं दोगे, तो वह ट्रिगर दबा देगा। वे दोनों आपस में मिले हुए लगते हैं। इन औसत दर्जे के गोरे लोगों को देखो, इन्हें तो कचरे में होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय ये सब कुछ के मालिक हैं और हर जगह फैले हुए हैं। फिर से कम्युनिस्ट नजरिए। वैसे वो काफी अमीर है, मुझे लगता है उसके पास 4 या 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है। उसने अपने लिए काफी अच्छी स्थिति बना ली है, काफी अच्छा किया है। और जैसा कि मैंने कहा, वो लगभग 10 साल से भी ज्यादा समय से सीनियर रही है। कितनी एहसान फरामोश है। बिल्कुल एहसान फरामोश। जब तक मुसलमान सामने आकर इन लोगों से खुद को अलग नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं, एक तूफान आने वाला है। कोई भी एंटी एल्बर्टाइजर्स आपको नहीं बचाएगा। मैंने पहले भी कहा है। कीयर स्टारमर और ये सारे सेंटर लेफ्ट राजनेता, जैसे ही उनके लिए मुसलमानों का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा, वे तुरंत मुसलमानों को कुर्बान कर देंगे। असमर्थनीय यही मापदंड है। क्या आपको लगता है कि ये राजनेता उन मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे जो वास्तव में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं। मैं अभी पाकिस्तान से अम्मी से मिलकर लौटी हूँ। जलवायु के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया की आपराधिक निष्क्रियता का असर गहराई से महसूस किया जाता है। हमें ग्लोबल साउथ देशों को जलवायु मुआवजा देना शुरू करना चाहिए। जलवायु मुआवजा? ये कमीने किसके वफादार है? वो चाहती है कि आम ऑस्ट्रेलियाई परिवार उसके अम्मी को, उसके पाकिस्तान में परिवार के सदस्यों को जलवायु मुआवजे के तौर पर पैसे दे। हे भगवान! ये किसके वफादार है? वो ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर नहीं, पाकिस्तानी सीनेटर है। ग्लोबल साउथ। इससे मुझे डेविड लेमी याद आए, जो कह रहे थे कि ब्रिटेन को जमैका को मुआवजा देना चाहिए। कैरिबियन लोग होने के नाते हम अपना इतिहास नहीं भूलेंगे। हम सिर्फ माफी सुनना नहीं चाहते, हम मुआवजा चाहते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया ने किसी देश के साथ 20, 30, 40, 50 साल पहले कुछ गलत किया हो, बुरी किस्मत, नुकसान की गंभीरता के हिसाब से हम इसकी जांच करेंगे। मेरी पहली प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलिया को तुरंत दोष देने की नहीं होगी, क्योंकि देश ऐसे काम नहीं करते। अगर आप वामपंथी तथाकथित जागरूक सन की कार्यकर्ता हैं और अपनी आत्मधार्मिकता में डूबे हैं, तो आप दुनिया के सामने नैतिकता का दिखावा करना चाहते हैं कि हम अपने देश के साथ ऐसा करते हैं। हम अपने ही देश को
जवाबदेह ठहराते हैं, लेकिन असल में वे अपने देश को बिल्कुल अलग मानकों पर रखते हैं, जबकि हमारे दुश्मनों के लिए अलग मानक रखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, क्या इस्लामिक शासन को अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई परवाह है? क्या वे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह करते थे जब हमास, हिजबुल्लाह, हूथियों को हथियार दिए? नहीं, उन्हें परवाह नहीं थी। तो फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए बहकाया क्यों जा रहा है जब ये असरदार नहीं? आप चाहते हैं हम सुरक्षा परिषद में जाकर पूछें, क्या हम इस्लामिक शासन पर बम गिरा सकते हैं? चीन और रूस कहेंगे, मत करो, बस यही है तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो खैर, वो एक बहुत ही खराब इंसान है, बहुत ही खराब इंसान, एक खराब राजनेता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि वो फिर न जीते। समझ नहीं आता उसके जैसे लोगों को कौन वोट देता है। ये पूरी तरह से पागलपन है।